हाय नमस्कार। मैं डॉक्टर जयदीप खरे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भोपाल से। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हॉर्मोन्स एंड वुमेन हेल्थ। जैसा कि हम जानते हैं, हॉर्मोन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी बॉडी में सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो ये हॉर्मोन्स बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये हॉर्मोन्स एक मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरे रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं। और ये हॉर्मोन्स जैसे कि एक डाकिया होता है वैसा ही होते हैं और लेकर के अपने इंफॉर्मेशंस को लेकर जाते हैं और उनको वैसा काम करने को बोलते हैं। जैसे तो उसके ऊपर अपने बाकी के ऑर्गन्स और सेल फंक्शंस पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हॉर्मोन्स लेवल्स बॉडी में दिन में, रात में, महीने में लेवल्स चेंज होते रहते हैं उम्र के साथ। और कई बार जैसे महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पे चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज होते हैं और जब मीनोपॉज आता है तब चेंज होते हैं। तो ये मैसेंजर्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और फिर उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे अपने हॉर्मोन्स हैं, इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फिट रहे। और हमको कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मूड अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है और हम लोग को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट जस्ट इन बेस्ट ऑफ आवर हेल्थ। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अच्छा नहीं लग रहा है, बस क्यों, या फिर पेट फूला फूला सा लगता है। तो ये सब कई बार होता है कि अपने हॉर्मोन्स के इश्यू के कारण भी हो सकता है कि अपने पेट में हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो हॉर्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वेलबींग। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, हमारे शरीर का हर अंग एक प्रकार से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और जो मेजर हार्मोन्स हैं वो केवल 8-9 ग्लैंड से निकलते हैं और हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स और वुमेन हेल्थ एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है और हमको कैसे पता चलता है कि हमारी महिला के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होना है। तो एक चीज जो है, जो एडल्ट फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड्स साइकिल्स रेगुलर चीज़ें हैं और सब में 90% फीमेल्स में ये रेगुलरली आते हैं और इनका ड्यूरेशन करीब 21 दिन में, कुछ लोगों को 21 दिन में आते हैं, कुछ लोगों को 35 दिन के आसपास आते हैं और फिर ये फिक्स टाइम पे आते हैं जनरली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये टाइम से नहीं आते हैं, कुछ लोगों के जल्दी जल्दी आने लगते हैं, कुछ लोगों के बहुत लेट होते हैं। तो जब साइकिल्स इरेगुलर होने लगे तो समझना चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बंद हो सकता है कारण इनका। और कई बार जब इनिशियली पीरियड्स आना शुरू होते हैं तब भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, या फिर जब मीनोपॉज का टाइम आ रहा होता है, जब वो खत्म होने वाले होते हैं, उस टाइम भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अपन लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जो कि आज की तारीख में करीब 10 से 15% महिलाओं को है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। तो यदि साइकिल्स इरेगुलर हो रही हैं तो आपके शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उसके लिए आपको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए या जो भी आपके आसपास फिजिशियन है, डॉक्टर है जिनको आप कंसल्ट करते हो, उनको बताना चाहिए। फिर दूसरा होता है कि थकान रहना, दिन भर थके थके से रहना, नींद नहीं होना अच्छे से या नींद नहीं आना अच्छे से। तो फिर हमको सोचना चाहिए कि कहीं ये हार्मोन्स के कारण तो नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि स्ट्रेस के कारण है, लेकिन कई बार होता है वो हार्मोनल इश्यूज। तो एक जो स्टडीज आई थी उन्होंने बोला था जो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है ओवरीज से जो निकलता है, ये इम्पॉर्टेंट है अच्छी नींद के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मीनोपॉज, जैसे अपन लोग बोलते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं हैं तो वो नींद कम होती है उनकी, 2 घंटे 3 घंटे बस होते हैं क्योंकि उनका ओवरीज उतना अच्छा सा काम नहीं कर रहा है। तो यदि यंग एज में आपके वैसे ही हो रहा है कि आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही है, आपको थकान हो रही है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी बॉडी के जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको एक रिकॉग्नाइज्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या ट्रीटिंग फिजिशियन से मिलना चाहिए। फिर आज की डेट में सभी महिलाओं को चाहिए कि उनके चेहरे पे कोई धब्बे ना हो, पिंपल्स ना हो, इस प्रकार के नहीं हो, और सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं।
इवन बॉयज ऑल्सो। तो कई बार क्या होता है कि एकदम से महिलाओं के चेहरे पे एकदम से दाने आने लगे, या फिर कालापन आने लगा, या चेहरे पे बाल आने लगे, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े पिंपल्स बनने लगे शरीर पर। तो आपको सोचना है कि कहीं कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा है, क्योंकि आप जाओगे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिल सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। फिर आप चाहोगे तो होम्योपैथिक या जो भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, विच मे बी गुड। बट अभी आपको, जब आपको क्रोनिक एक्नेज आ रहे हैं, पिंपल्स बन रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, विच सजेस्ट कि आपके शरीर में मर्दों वाले हार्मोन ज़्यादा होने लगे हैं। और यदि मर्दों वाले हार्मोन ज़्यादा होंगे तो फिर आपके शरीर में बाल, चेहरे पे बाल आएंगे, शरीर पे बाल आएंगे, पिंपल्स आएंगे, बाल झड़ेंगे। तो ये भी एक आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, विच जो कि पीसीओएस का एक कंडीशन होती है, उसमें बहुत कॉमन है। दूसरे कंडीशंस में भी हो सकता है, जो कि हमको वर्कअप करना पड़ सकता है। तो यदि आपके शरीर में कभी ऐसा लगता है कि आपके शरीर में पिंपल्स आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि अपन लोग जैसे कमेंट करते हैं, इनको तो कुछ याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। तो ये भी एक कंडीशन है महिलाओं में, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ में तो ये चीज़ होता ही है कई लोगों को, क्योंकि कई बार अपना डिमेंशिया करके एक कंडीशन होती है, वो हो सकती है, एल्जीमर्स हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन यदि आप यंग एज में हो और आपको ऐसे सब भूलते जा रहे हो, आपको धुंधला धुंधला सा लगता है सब चीज़ें, कि साहब मुझे याद ही नहीं रहता क्या हो रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपके हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को मेंटेन करने का। तो यदि आपका ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो रहे हैं या प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम हो रहे हैं जो ओवरीज से निकलते हैं, तो फिर आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आप कई बार देखोगे कि जब महिलाएं पेरीमीनोपॉजल फेज में होती हैं तो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कि बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है उनको, बहुत जल्दी कोई बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं। घर वाले आके बोलेंगे कि तो बस गुस्सा करती रहती हैं, सोती भी नहीं है, मानती भी नहीं है बात। तो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम नहीं है वो, आपको ये समझना है कि शी इज गोइंग थ्रू सम हार्मोनल इम्बैलेंसेज। तो आपको उस टाइम पे उनको एक रिकॉग्नाइज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है, क्योंकि बॉडी में हार्मोन, जैसे दिन में आप कई बार जागते हो, रात में सोते हो, तो कई बार आप यदि नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपको दिन में जाग सोना पड़ता है। तो वैसे ही हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमको उस हिसाब से मेंटेन करना है और देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर पेट का तकलीफ, पेट का तकलीफ बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि कई बार आप सोचते हो कि जैसे कि ये पीरियड्स के टाइम पे तो महिलाएं बताती ही हैं हमेशा कि हमको बहुत फूला फूला सा लगता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, कई बार पेट में दर्द होता है, नौजिया होता है। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो है हार्मोन से रिलेटेड, कि उस टाइम पे जब पीरियड्स आने वाले हैं तो कुछ हार्मोन्स ऊपर बढ़े, कुछ हार्मोन्स नीचे हुए, तो उस कारण से आपके पेट का तकलीफ बना। तो इसी प्रकार जब आपके नॉर्मली जनरल कंडीशंस में भी यदि आपको पेट का तकलीफ हो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कहीं आपके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। क्योंकि ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो गट लाइनिंग्स में होते हैं, जो हेल्प करते हैं खाने के एब्जॉर्प्शन में, खाने को पाचन क्रिया में। तो इसलिए यदि आपके शरीर, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, आप डेफिनेटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। लेकिन यदि उसके बावजूद भी आपको पूरी तरह से रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, आपको थकान ज़्यादा लग रही है, आपको एक्नेज हो रहे हैं, आपका बाल झड़ रहे हैं, पेट का तकलीफ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए उससे रिलेटेड। फिर अब जैसे कि मैंने थकान की बात करी कि आपको बहुत थकान लगती है, आप हमेशा बोलते हो तो मन नहीं लगता साहब, थकान लगी रहती है, कुछ किसी काम में मन नहीं लगता। तो ये हो सकता है फिर से आपकी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जो यंग फीमेल बच्चियां होती हैं एकदम कितनी एंथुसियास्टिक होते हैं, या मेल्स होते हैं कोई भी, तो एकदम वो भागते हैं, दौड़ते हैं, एकदम सब कुछ करते हैं। तो वैसे ही यदि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी होने लगी है, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में तकलीफ दे सकते हैं आपको। तो इसके कारण भी, जैसे कि यदि प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, नींद अच्छी नहीं होगी तो आपको दिन भर थकान थकान लगेगी। और यदि उसके साथ में थायराइड की तकलीफ हो जाती है, कई बार यदि थायराइड में इश्यू आ रहा है
तो फिर आपको फिर दिन भर थकान लगेगी, आपका वजन बढ़ेगा, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका वजन बढ़ेगा तो फिर एक विशियस साइकिल सी चालू हो जाएगी। तो इसलिए यदि आपको लगातार ऐसा लगता है मन अच्छा नहीं लग रहा है, थकान है, आप डेफिनेटली एक बार साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि यू शुड कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बिकॉज देयर आर स्टडीज विच सेज कि डेफिनेटली these are related to few deficiencies of T3 hormones and progesterone levels. So यदि थकान, फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने अभी बोला कि चिड़चिड़ापन, दुखी रहना, मन नहीं लगना किसी चीज में, तो these mood swings और डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और इसका मेन हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो कि पेरीमेनोपॉजल फेज में काफी कम होने लगता है। तो इसलिए या फिर जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे इसका लेवल थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि इसके कारण भी तकलीफें हो सकती हैं। यदि बार बार आप साइकोलॉजिस्ट को मिल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी आपको उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड मीट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फॉर द सेम। फिर आपका कई बार ऐसे बोलते हैं कि साहब हम तो सब दिन भर में वजन बढ़ता जा रहा है, खाना पीना कुछ खाते ही नहीं है, दिन भर में आधी रोटी खाते हैं, एक चपाती खाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो वी शुड डेफिनेटली मीट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कि हमको खाना भूख लगती नहीं है, वजन बढ़ता जा रहा है। तो देयर आर कंडीशन जैसे कि थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम हो सकता है, उसके कारण ऐसा तकलीफ होता है कई बार, या फिर महिलाओं में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आने लगती है, उसके कारण भी ये सब तकलीफें हो सकती हैं। फिर अब यदि आपको थकान रहेगी पूरे दिन भर, नींद अच्छे से नहीं होगी, तो कई बार आपके सर में दर्द रह सकता है। सर में दर्द है और ये इसके स्टडीज हैं कि यदि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो दैट कैन लीड टू हेडेक। और उसके लिए देयर आर सेवरल टाइम्स पेशेंट्स को हेडेक के तो एक तो विजुअल एक्टिविटी के लिए चेकअप कर लेना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। और फिर भी यदि तकलीफ हो रही है तो दे शुड, यदि उनको दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की भी सिम्टम्स है जैसे कि एक्ने आना या फटीग होना या फिर पीरियड्स इरेगुलर होना, तो दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑल्सो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कई बार हस्बैंड वाइफ्स आते हैं और बोलते हैं कि सब हम लोगों की लिबिडो खत्म ही हो गई है, हम संबंध बनाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो आपको ये भी जानना है कि इसमें कई बार हार्मोन्स के ही कारण, जैसे कि जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी। तो मेल हार्मोन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि आपको सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए बोलता है। और लेकिन यदि वो हार्मोन थोड़ा सा कम होने लगे तो फिर आपकी बॉडी में आपका लिबिडो कम हो जाती है, तो उसके कारण आपके पारिवारिक संबंध भी कई बार गड़बड़ होने लगते हैं। तो उसके लिए आपको कंसल्ट कर सकते हो। फिर कई बार सबको बहुत सुंदर बनने का है, हमेशा सब चाहते हैं कि उनकी फिगर्स एकदम अच्छी ऐश्वर्या राय की तरह रहे या जो वट एवर हीरोइन दे बिलीव, तो उसके जैसे बनना है। लेकिन कई बार आपके चेहरे पे गड़बड़ होने लगे, या फिर आपका वजन बढ़ने लगा, या फिर आपका जो फिगर है जैसे कि थाइस के ऊपर फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने लगा, या फिर ब्रेस्ट के साइजेस कम होने लगे, तो या फिर वो पेंडुलस हो गए, तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट ए सर्जन फॉर दैट कि आपको कहीं कोई बुरी चीज़ तो नहीं आ रही है ब्रेस्ट में। जैसे कि हम लोग मेलिग्नेंसीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है बिकॉज ऑफ हैक्टिक लाइफ स्टाइल। लेकिन यदि मेलिग्नेंसी नहीं है और ब्रेस्ट चेंजेस मिलते हैं और ब्रेस्ट साइज स्मॉल हो रही है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। यदि उन हार्मोन्स में डिक्रीज मतलब यदि वो हार्मोन्स कम होंगे शरीर में, चाहे या उनके रिसेप्टर्स में कुछ इश्यूज आएगा, तो फिर ब्रेस्ट की साइज में चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए यू नीड टू टॉक टू डॉक्टर, क्योंकि यदि आपको लग रहा है, कोई भी आपसे सामने से नहीं पूछेगा, और इफ यू फील लाइक कि ऐसा कुछ है तो यू शुड डायरेक्टली इन्फॉर्म योर डॉक्टर कि मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर अब करना क्या है इसमें? आपने इतनी सारी चीज़ें देखी कि ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अब इसमें करना क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब अपने, मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको इनडायरेक्ट मतलब ब्लाइंडली ट्रीटमेंट के फॉर्म में नहीं फॉलो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एवरी पेशेंट डिफरेंट होता है, जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है आपको उसको मिलना है जाकर के, अपनी कंडीशंस बतानी है,
फिर उसके अकॉर्डिंगली ही विल गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट। और हार्मोन, अब जैसे कि ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली टेस्टोस्टेरोन को कई बार ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण यदि पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नेज हो रहे हैं, या हेयर फॉल हो रहा है, या पिगमेंटेशन हो रहा है, तो एंटी एंड्रोजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब जो मेल हार्मोन्स को कम करते हैं। या फिर यदि आपकी बॉडी में हार्मोन्स के कारण दूसरे there is a question from Manju Jain. I will just come to that question later on. Just I may finish up all these things. और यदि फिर दूसरा क्या होता है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ओसी पिल्स जो होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनमें अच्छे से हॉर्मोन्स होते हैं, मतलब फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर ट्रीटिंग फिजिशियन ओनली। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई बार इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो लोकली भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि यदि आपको वेजाइनल ड्राइनेस लगती है तो वेजाइनल ईस्ट्रोजन यूज किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हमको हार्मोन्स की यदि कमी है तो हमको हार्मोन्स को रिप्लेस करना है। तो देयर इज अ क्वेश्चन that sir, how can we deal with xanthelasma, white patches on eyelid? Is it something to worry about and how can it be removed? So important thing, xanthelasmas क्या है? बेसिकली जैसे आपने खुद ही बता दिया कि येलोइश ब्राइट स्पॉट बनते हैं आंख के इनर कैंथर्स के पास में, एंड दिस समटाइम्स रिप्रेजेंट कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, तो कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है, डायबिटिक्स में भी हो सकता है, हाइपरटेंसिव में भी हो सकता है, या फिर आपका वजन ज़्यादा हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, उसके कारण भी हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली वी शुड वर्क अप फॉर द डिस्लिपिडीमियाज, मतलब कोलेस्ट्रॉल की कोई खराबी, आपके शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, उसके लिए हमको वर्कअप करना चाहिए। और अब दूसरी चीज़, हाउ कैन इट बी रिमूव? तो एक बार जो xanthelasmas बन गए तो उनको दवाइयों से तो नहीं हटाया जा सकता। जैसे कि आपके यदि चेहरे पे बाल आ गए हैं तो आपको उनको शेव ही करना पड़ेगा। तो वैसे ही xanthelasmas को इलेक्ट्रोकॉटरी के थ्रू या आप डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू मिल करके या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके उसको आप रिमूव करवा सकते हो। फिर हाँ, हमको ये देखना है कि वो दोबारा से ना बने। तो दोबारा से ना बने उसके लिए हमको देखना है कि आपकी बॉडी में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। पुराने टीचर्स हमारे क्या बोला करते थे, यदि आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, xanthelasmas डेवलप हो रहे हैं, तो हो सकता है वो रक्त की नसों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा कर दे और कोलेस्ट्रॉल के कारण आपके जो नसें हैं वो थोड़ी पतली हो जाएं। और यदि वो पतली होती हैं तो खून का प्रभाव कम हो सकता है, तो उसमें हार्ट अटैक आने का रिस्क है, स्ट्रोक आने का रिस्क है, बिल्कुल है। तो उसके लिए आपको एक बार आपके आसपास जो भी रिकॉग्नाइज्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उनसे जरूर मिलिए जा करके, और अपना हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बार वर्कअप कराइए और अकॉर्डिंगली मैनेज इट। इफ बस कई बार क्या होता है, इट इज जस्ट इडियोपैथिक का मतलब क्या है कि बस वाइट पैच बन गया है। जैसे अपने विटलिगो होता है, विटलिगो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत कॉमन है, लेकिन अराउंड 20% केसेस में विटलिगो मतलब वो सफ़ेद दाग जो बोलते हैं वो नॉर्मली आ जाते हैं। तो उनमें हमको कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसमें कोई सिस्टमिक कॉजेस तो नहीं आ रहे हैं। कई बार ये होता है कि लेकिन 50% चांस है कि आपके कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हों, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको उसका मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो लेकिन आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं बार बार यही बोलूँगा, एवरी पेशेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, और हर पेशेंट डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। और जब आपको देखा जाता है, जब आपके डॉक्टर आपको देखते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट सूटेड, आपके लिए क्या मेडिसिन बेस्ट हो सकती हैं वो उसको देते हैं। तो और हो सकता है उसमें कई बार, जैसे मैं भी कई बार कुछ पेशेंट को सोचता हूँ कि ये मेरे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन 100 में से 2-3 बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट को उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और यदि प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये मशीन नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है कि हमने इंटर दबाया तो योर मेल विल बी सेंड। कई बार मेल नहीं जा पाता है, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द आउटबॉक्स ओनली। तो सेम में मशीन नहीं है, तब भी मशीन होते हुए या इलेक्ट्रॉनिक होते हुए भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो सेम वे पेशेंट में भी हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार वो हो सकता है कि उस पेशेंट के लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करे। तभी इस डॉक्टर प्रोफेशन में
हमेशा बोला जाता है वी आर प्रैक्टिसिंग, हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं होते, वी आर प्रैक्टिसिंग। तो इसलिए एवरी पेशेंट इज डिफरेंट एंड यू शुड ट्राई टू कंसल्ट योर ट्रीटिंग फिजिशियन वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव। ओके, तो इन शॉर्ट मैं में ये बताना चाहूँगा जो हमारा आज का टॉपिक था, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन वुमेन बेसिकली। तो हॉर्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको ऐसे काम करना है और एक बॉडी में होम्योस्टेसिस बना के रखते हैं। और फिर यदि इनमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर कई बार आप बहुत सारे सिम्टम्स के फॉर्म में, कई बार 50% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे कई बार आते हैं साहब हमारे मेडिकल चेकअप हुआ, रेगुलर मेडिकल चेकअप, क्योंकि हमको कंपनी ज्वाइन करनी थी और उसमें ये सब गड़बड़ी आ गई, तो उसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, यू कैन कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। और कई बार क्या होता है कि आपको सिम्टम्स हैं जैसे कि आपके पीरियड गड़बड़ हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ब्रेस्ट साइज चेंज हो रही है, लिबिडो चेंज हो रही है, और नींद कम हो गई है, चिड़चिड़ापन है, मूड इरिटेबिलिटी है, मतलब गुस्सा जल्दी जल्दी आ जा रहा है, तो ऑल दीज कैन, और पेट का तकलीफ रहता है इन सब के साथ में, तो ये सब आपके एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण हो सकता है। तो उसके लिए आप एक रिकॉग्नाइज्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंसली लिसनिंग टू अबाउट दिस, एंड यदि बाद में भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो यू कैन जस्ट पोस्ट ऑन दिस, we can discuss about it. So thank you Ms. Manju Jain for your question, and thank you everyone. Thanks a lot.